हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 जिसका एग्ज़ाम 24 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाला है और हमने हिंदी की सीरीज़ चला रखी है जिसमें आज हम लोग हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से प्रश्न हर टॉपिक से, हिंदी के जितने टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में, वहाँ से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। और पिछले लेक्चर में हमने हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा था, तो यह सीरीज़ हमारी एग्ज़ाम तक आपकी कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी और निश्चित रूप से यह सीरीज आपको आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर बिल्कुल साबित होगा और यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम मुहावरा किसे कहते हैं एवं लोकोक्ति किसे कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कभी कभी डिफरेंस इन दोनों में भी पूछा गया है परीक्षाओं में कि मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो मुहावरे, बस एक चीज़ जान लीजिए कि जिस शब्द में ना जुड़ा हो वो क्या होता है, मुहावरे होते हैं। बाकी जो भी बचते हैं वो लोकोक्तियाँ होती हैं। लोकोक्तियाँ मतलब लोगों के द्वारा कही गई उक्तियाँ, जैसे फोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में लोग यूज़ करते हैं ना, वो उनके द्वारा कही गई, जो फोकल लोग होते हैं उनके द्वारा कही गई जो उक्तियां हैं वो लोकोक्तियां कहलाती हैं। मुहावरे क्या होते हैं, थोड़े मतलब सिविलाइज्ड होते हैं और अच्छे तरीके से कहे जाते हैं, जिसमें बस यही एक ट्रिक है मुहावरों को समझने का कि क्या होते हैं, ना शब्द लगा हो वो क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं। आगे आपको प्रश्नों के माध्यम से मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि गुलर का फूल होना का अर्थ है, यानी कि गुलर का फूल होना, जो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, गुलर का फूल होना। बहुत बार यह जो है इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना या फिर दुर्लभ होना। तो गुलर का फूल, आपने गुलर का पेड़ देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने कि डायरेक्ट क्या है, फल दिखाई देता है, फूल दिखाई ही नहीं देता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि गुलर का फूल होना यानी कि बहुत ही दुर्लभ होना, जल्दी दिखाई न देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, और क्या है कि दुश्मनी निकालना, एवं डी है दीनता प्रकट करना। तो क्या होगा, कलेजे पर सांप लौटना, किसी को देख करके, नहीं, लोग कहते हैं कि हाँ तुमको देख करके मेरे कलेजे पे सांप लौट जाता है। तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, कि ईर्ष्या से जल उठना, यानी कि किसी व्यक्ति से, चाहे जिस चीज़ से भी ईर्ष्या हो उससे जल उठना, ईर्ष्या से जल उठने को हम क्या कहते हैं, तो कलेजे पर सांप लौटना। ये जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं ये सारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है सर से पानी गुजर जाना। सर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो सर से पानी गुजर जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखते हैं। ए, गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूटना, अच्छी प्रकार से सिर धोना या डूबने से बच जाना। तो क्या होगा, सिर से पानी गुजर जाना, मतलब लोग कहते हैं कि सर से बहुत ऊपर पानी जा रहा है, अब तुम ना बोलो क्योंकि सिर से पानी ऊपर जा रहा है, सिर से पानी ऊपर गुजर रहा है। तो मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना, धैर्य की सीमा टूट जाना। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि आंखों में गड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। लोग कहते हैं कि तुम मेरी आंखों में गड़ रहे हो, चुभ रहे हो तुम मेरी आंखों में। तो आंखों में गड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या फिर निर्लज होकर कुछ पाना। तो क्या होगा, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सहन न कर पाना, यानी कि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम मेरी आंखों में गड़ रहे हो, चुभ रहे हो, यानी कि तुम मुझसे सहन ना हो पा रहे हो, बर्दाश्त नहीं हो रहे हो, तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, ओझल हो जाओ। यानी कि आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है सहन न कर पाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्या है। आए थे हरिभजन को, आए थे हरिभजन को ओटन, ये क्या है, ओटन है, क्या है, ओटन है, ओ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओटन, ओटन। ठीक है, यानी कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति। अब देखिए मैंने कहा था ना कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अर्थ है, यानी कि जिसमें ना शब्द लगा हो लास्ट में वो मुहावरा होता है, लेकिन लोकोक्ति क्या होती है, यही लोकोक्ति है। देखिए
कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो सही इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? साधुओं की संगति छोड़ देना? नहीं, ऐसा नहीं। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आगे है भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना या गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। हमारा आंसर क्या होगा? बी वाला सही होगा कि वांछित आए थे हरिभजन को, गए थे हरिभजन यानी कि ईश्वर को याद करने, लेकिन फिर क्या आपने मतलब ओटन लगे कपास, कपास ओटने लगे, मतलब क्या कि वांछित कार्य को छोड़ करके आप किसी अन्य कार्य में लग गए। यह क्या हो गया? इस लोकोक्ति का यह सही अर्थ हो गया, बी। अब देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। छठा प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो आगे देखते हैं कि मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बेफिक्र होना। तो क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ जाना। लोग कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे क्या, कि तुमने नहीं देखा, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोग कहते हैं कि क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आगे देखते हैं सातवां क्या है कि जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसको पूछा गया है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अर्थ आपको मतलब एग्जैक्ट आंसर पता होना ही चाहिए। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना या किसी वस्तु की बहुतायत। क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा जूतम पैजार करने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। इसको आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा कि जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। आगे देखते हैं आठवां क्या है। आठवां है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना जो है क्या है? भाड़ है। यह क्या है? भाड़। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए क्या अर्थ होगा। एक चना किसी काम को नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। एक चना शक्तिहीन होता है, यह भी नहीं है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, और आगे है एक चने से भूख नहीं मिटती, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, क्यों कह रहा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका अर्थ है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर एकता में शक्ति, आपने सुना होगा एकता में बल होता है, तो अगर संगठित होकर कोई काम करते हैं तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन अकेले काम करेंगे तो वह बहुत ही कठिनाई से होता है। यानी कि अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। आगे देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। तो नवा प्रश्न है पौ बारह होना। क्या है? पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसको भी आप क्या करिए? इम्पॉर्टेंट। ये सारे इम्पॉर्टेंट में इसको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाल दीजिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट में। तो कह रहा है कि पौ बारह होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ होता है? अधिक, क्या है? अत्यधिक लाभ लेना। पौ बारह होना यानी कि अत्यधिक लाभ लेना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दसवां क्या कह रहा है। दसवां है बांझ। क्या है? बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। और इस मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। देखते हैं दूसरों का दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इस मुहावरे का सही अर्थ देखा जाए तो क्या है? यानी कि जिस व्यक्ति पर जो कोई विपदा आती है और जिस पर बीतती है वही व्यक्ति उस पीड़ा को समझ सकता है। तो इस मुहावरे का क्या है? ऑप्शन हमारा डी सही है। 11वां देखते हैं कि 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि कान करने लोग कहते हैं कि हाँ फलाना व्यक्ति तो बहुत ही कान का कच्चा है। तो कान का कच्चा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना या कम सुनाई देना। तो क्या होगा? कान का कच्चा होना मतलब किसी ने कुछ ही कहा और उसकी बातों पर विश्वास कर लेना। जैसे लोग कहते हैं कौवा कान ले गया, तो अपनी कान नहीं देखता है इंसान, कौवे को देखने लगता है। तो वही बात है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना ही क्या होता है? कान का कच्चा होना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपके दैनिक जीवन से संबंधित हैं, ये लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए आपको। 12वां है घुटनी टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटनी टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आइए जानते हैं। घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करना तो कहीं से भी नहीं होगा। घुटने में दर्द होना इसका कोई आशय ही नहीं बनता है।
दुखी होना भी नहीं होगा, क्या होगा, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना अपनी परिस्थिति के आगे। यानी कि मान लीजिए कोई रोहित है या फिर राहुल है, राहुल ने अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए। क्या है, राहुल ने अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए, मतलब क्या, राहुल ने हार मान लिया अपनी परिस्थितियों से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। तो 13वां प्रश्न है खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या किसी के लिए खाना बनाना। तो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि खिचड़ी पकाना मतलब किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है, यानी कि राम और श्याम, जैसे राम और श्याम नहीं, हम जैसे किसी दो व्यक्ति को ले सकते हैं, जो कि मोहन सोहन दोनों क्या कर रहे थे, आपस में खिचड़ी पका रहे थे, किसी तीसरे को लेकर के क्या कर रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे। या फिर मोहन जो है सोहन के खिलाफ खिचड़ी पका रहा था, मतलब क्या है, खिचड़ी पका रहा मतलब किसी षड्यंत्र की तैयारी कर रहा था। आगे देखते हैं 14वां नीम हकीम खतरे में जान। क्या है, नीम हकीम खतरे जान, इसका इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका है, ये बहुत प्रयोग किया जाता है कि नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वे पर का ज्ञान, यानी कि नीम जो होता है उसके कड़वेपन का ज्ञान, या नीम का प्रयोग हकीम द्वारा किया करना, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। सभी लोग, कोई भी कहता है, हमारे बड़े बुजुर्ग या कोई कहता है कि भाई किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी पूरी रखिए, अल्प ज्ञान मत रखिए, क्योंकि अल्प ज्ञान क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसके लिए क्या मुहावरा सही होगा कि नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना। क्या है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना या भयभीत होना। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिए, क्या है, मोस्ट IMP, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है क्या, प्रलोभन देना, क्या करना, प्रलोभन देना, किसी व्यक्ति को प्रलोभन देना होता है सब्ज बाग दिखाना। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न है खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अभिप्राय है, यानी कि एक लोकोक्ति है और इसका अभिप्राय क्या है, पूछ रहा है कि खुदा क्या करे, गंजे को नाखून ना दे। तो देखिए छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, और नहीं बल्कि क्या रहेगा, ये छोटे आदमी का प्रेम क्या होता है, अस्थिर होता है, और रहेगा अस्थिर होता है। लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें, एक दोष पहले से था और दूसरा आ गया, या फिर अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या होगा, गंजे को, खुदा गंजे को नाखून ना दे, मतलब गंजा व्यक्ति क्या होता है, तो सर पे बाल नहीं, गंजा व्यक्ति है कोई तो इसके सर पे ऑलरेडी क्या है, बाल नहीं है, और उसको नाखून दे दो भाई, तो अगर सर खुजाता है तो वहाँ चोट लगेगी, बिल्कुल चोट लगेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, मतलब अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अगर अत्याचारी को शक्ति मिलेगी तो वह अत्याचार ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है, 17वां है कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी किस पर, नाव पर। इसका क्या अर्थ होगा, यानी कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है। तो संघर्ष होना, क्या है, संघर्ष होना, एक दूसरे से सहायता करना, क्या है, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या फिर एक से स्वभाव वाले होना। तो इसका क्या आशय होगा कि एक दूसरे की सहायता करना। इस मुहावरे को भी बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि एक दूसरे की सहायता करना। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न है हमारा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या है, 18वां है एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है, देखते हैं कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। आगे देखते हैं संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, या एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना अहित दोनों ही
ताली बजाएं, तो क्या होगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, किसी एक व्यक्ति की गलती से कभी शत्रुता नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है। 19वां प्रश्न है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। लोग कहते हैं कि मोहन तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है, यानी कि मोहन क्या करता है? असंभव कार्य करता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब कि मोहन क्या कर रहा है? असंभव कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। 20वां प्रश्न है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इस मुहावरे का अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ क्या है? तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, नक्कारे लोगों की सर्वस्व तूती बोलती रहती है, या फिर सी है कि समर्थ व्यक्ति के सामने क्या है? समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। यही क्या है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का अर्थ है कि समर्थ व्यक्ति के सामने, जो व्यक्ति समर्थ है, शक्तिशाली है, उसके सामने शक्तिहीन और समर्थ व्यक्ति के प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा इसको कि आँख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, गुण के विपरीत नाम होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान होना, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, या एक आँख के अंधे को भी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो क्या होगा इसका सही अर्थ? आँख का अंधा नाम नयन सुख का, तो गुण के विपरीत नाम क्या है? गुण के विपरीत नाम, क्योंकि आँख तो बेचारे का आँख से अंधा है, लेकिन उसका फिर भी नयन सुख नाम है, मतलब गुण उसका गुण के एकदम विपरीत नाम है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है। 22वां प्रश्न है कि 22वां प्रश्न है, ये नहीं होगा आंसर। 22वां प्रश्न है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, भासी होना। तो क्या होगा? चिकना घड़ा, अगर मान लीजिए कि मोहन की माँ मोहन को पढ़ने के लिए कह रही है, लेकिन मोहन क्या चिकना घड़ा बने बैठा है, तो क्या है? अगर मोहन चिकना घड़ा बने बैठा है मतलब वह निर्लज्ज हो गया है। वह क्या हो गया? निर्लज्ज हो गया है, यानी कि चिकना घना होना मतलब निर्लज्ज होना। मैं इस मुहावरों को जो है वाक्य में प्रयोग करके बताते जा रही हूँ आप लोगों को। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 23वां प्रश्न है समय के अनुसार काम करना चाहिए। क्या है कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। क्या है? आगे देखते हैं। बी, जाके पावन फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। सी है उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। क्या? उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। और डी है का बरसा जब कृषि सुखाने। तो इसमें क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, मतलब जैसी बयार बहे वैसी पीठ दीजिए, यानी कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। यही हमारा क्या होगा? सही अर्थ होगा इस लोकोक्ति का। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, और इसका यह क्या है? एक लोकोक्ति ही है यह कि भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। इसका सही अर्थ क्या है? तो किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह। बी है दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। सी है दूसरे के वस्त्र चुराने की चेष्टा करना। और डी है धोखे से वस्तु को लेना। तो क्या होगा? यानी कि भारत का अतुलित धन वैभव देखकर अंग्रेजों ने क्या किया? दांत गड़ा दिए। मतलब क्या है कि दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। ललचा गए अंग्रेज यहाँ के धन वैभव को देख करके, तो उन्होंने क्या किया? यानी कि दूसरे की वस्तु को देखकर ललचा जाना होता है कि दांत गड़ा देना। सीधी सी बात है, हम अगर पूछे कुछ तो क्या है? दांत गड़ा देना, यही मुहावरा है, और इसी का सही अर्थ पूछा है कि ललचा जाना। 25वां क्या है? 25वां देखते हैं। 25वां है चांद पर थूकना। 25वां है मुहावरा
कि चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है, तो क्या है? असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना, या फिर सम्माननीय का आदर करना। तो चांद पर थूकना, नहीं कोई थूक सकता है पृथ्वी से चांद पर? बिल्कुल नहीं, यानी कि असंभव है। जैसे उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का मतलब भी क्या था? असंभव कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख नहीं गिन सकते हैं तो असंभव कार्य करना। वैसे ही चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव कार्य करना। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। नियम विरुद्ध कार्य करना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि नियम विरुद्ध कार्य करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना, या 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है। 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाग जाना। लेकिन ये कह रहा है कि नियम के विरुद्ध कार्य करना, यानी कि उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 27वां प्रश्न क्या है? तो 27वां प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, या बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो कलम तोड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अच्छा लिखना। राम की शिक्षिका ने कहा कि राम तो लिखने में क्या करता है? कलम तोड़ देता है। मतलब क्या? राम अच्छा लिखता है। आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। ढाक के 3 पात, क्या है? ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ है, इसको आप VVI कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि जब ये एग्जाम में आ जाता है फिर पता नहीं चलता है कि हम कौन सा ऑप्शन टिक करें, अगर हमें नहीं एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो। ढाक के 3 पात मुहावरे का सही अर्थ है अपने स्थान पर अडिग रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, या सदा एक सा रहना। तो ढाक के 3 पात मतलब सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी रहे, ढाक के कितने पात होते हैं? 3 ही पात होते हैं। ढाक हमेशा वैसे के वैसे ही रह जाता है। तो ढाक के 3 पात यानी कि सदा एक सा रहना। अब देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है। 29वां प्रश्न है कि जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है कि जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखते हैं क्या है। दुखी होना, अपमान में अपमान करना, चापलूसी करना, या लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। 30वां प्रश्न है, देखते हैं, आज का ये सेकंड लास्ट है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नहाना, लज्जित होना, या सर्दी लगना। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही है, घड़ों पानी पड़ना, लज्जित हो जाना। यानी कि सोहन ने मोहन के खिलाफ क्या करा था? सोहन ने मोहन के खिलाफ षड्यंत्र करा और उस षड्यंत्र का मोहन को पता चल गया, तो सोहन क्या हुआ? घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि लज्जित हो गया। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 31वां प्रश्न है। जहां न पहुंचे रवि, रवि मतलब क्या हो गया? सूर्य। पर्यायवाची हमने आपको सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं बताए हैं, सूर्य, भानु, भास्कर, रवि, दिनकर, दिवाकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि कभी क्या है? कवि। क्या होगा ये? यहाँ कभी नहीं होगा, यह कवि होगा। क्या होगा? कवि। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि भाव प्रबल होते हैं, और क्या है? कवि बहुत विचारशील होते हैं, और कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो कवि क्या होते हैं? देखिए, जहाँ रवि नहीं, सूर्य कहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन वहाँ जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ पे भी कवि पहुँच रहे हैं। तो कवि कैसे होते हैं? कल्पनाशील होते हैं, उनमें हाइपोथेटिकल चीज़ें बहुत होती हैं। तो कवि कल्पनाशील होते हैं, यही इसका सही अर्थ है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो 31 मुहावरे थे, और यह सीरीज जो है मुहावरे और पर्यायवाची की सीरीज आपके एग्जाम तक जारी रहेगी, और आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा, और निश्चित रूप से आपको क्लास से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब ये क्लासेस जो है आपके एग्जाम के क्वालिफाई करने के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।